वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने क्लास 11 की चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड सजीव जगत या जीव जगत का पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आज उसका शेष पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यानपूर्वक आप धैर्यपूर्वक इसको पढ़िए और नोट्स बनाते जाइए। बहुत ही कामगार होगा आपके लिए ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग का 6-7 कैरेक्टर पढ़ लिया है। अब आगे का कैरेक्टर जो कल तक हम मूवमेंट गति तक पढ़े थे, अगला आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, जिसे हम कहते हैं श्वसन। जीव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। क्या करता है? जीव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है C6H12O6 + 6O2 ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है और बाहर से हम ऑक्सीजन लेकर क्या बनाते हैं? 6CO2 + 6H2O + 673 कैलोरी ऊर्जा, जिसमें से 6CO2 ये होता है हमारे शरीर से निकल जाता है बाहर, और जल को हम अवशोषित कर लेते हैं और 600 कैलोरी ऊर्जा हमको 673 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जिसमें से ये जो 673 कैलोरी ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है? 40% ATP के रूप में मिलती है और 60% उष्मा के रूप में मिलती है, और जो उष्मा निकल जाती है हीट के द्वारा। श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, उसे अपचयी क्रिया कहते हैं। श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम अपचयी क्रिया कहते हैं। ठीक, आगे चलिए। श्वसन क्रिया के प्रकार। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक वायवीय श्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन को की उपयोग में लाया जाता है, उसे हम वायवीय श्वसन, जैसे ग्लूकोज के साथ हमने 6O2 का यूज किया, यानी इसमें ऑक्सीजन का यूज किया गया है, यानी यह वायवीय श्वसन है। और एक होता है अवायवीय श्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, उसमें हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसा कि इसमें देखिए ऑक्सीजन का यूज नहीं किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, पोषण यानी न्यूट्रिशन। हमारे शरीर में सामान्य रूप से क्रिया करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अरे भाई, हम कोई काम करेंगे, कुछ करेंगे तो हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से हमको मिलेगी? ऊर्जा हम कुछ खाएंगे तभी तो मिलेगी हमको ऊर्जा। तो हमारे शरीर को समान रूप से क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा के लिए हमें भोजन ग्रहण करने पड़ते हैं। इसी क्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यानी जो कुछ हम भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, उस क्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। पहला है स्वपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत ही आसान है, आप पहले 9th में 10th में पढ़ भी चुके हैं उसको। स्वपोषी बच्चा जानता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी वो दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, भैया हम तुमसे भोजन लेंगे तभी हम कर पाएंगे। वो अपना खुद का भोजन सेल्फ डिपेंड है, यानी स्वपोषी से कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी जीवाणु। ठीक, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं भाई। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन अगला हेडिंग जो हमारा है परपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएंगे? जीव जंतु हो जाएंगे। ये जैसे हम सब हो गए, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, हम दूसरों पर निर्भर करते। जैसे पेड़ पौधों पर जब मिलेगा तभी हम खाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। जीवों और सजीवों द्वारा वातावरण से पोषण पदार्थ का ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। एक और बता दिया पोषण का डिफिनेशन। जीवों सजीवों द्वारा वातावरण से पोषक पदार्थ का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन। क्या? उत्सर्जन शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक, यानी अपशिष्ट यानी जो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में होते हैं उसको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे इसमें ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2 में इसमें क्या बनेगा? 6CO2 जो होगा इसका उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। आगे बढ़िए। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी।
हमारे, अब सिंपल सा डेफिनेशन इसका सुनिए बायोडाइवर्सिटी का, हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जीव जंतु की उपस्थिति को ही हम जीव विविधता कहते हैं। यह इसमें लिखा होगा, हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी पर जीवों की लगभग 3 करोड़ जातियां उपस्थित हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगभग के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी पर जीवों की लगभग 3 करोड़ जातियां उपस्थित हैं, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जातियां 20 लाख के आसपास है, जिसमें से 15 लाख जंतु और 5 लाख वनस्पतियां हैं। ठीक, आगे बढ़िए। वर्गीकरण सिद्धांत, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। वर्गीकरण का अर्थ है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन। वर्गीकरण का क्या अर्थ है? वर्गीकरण मीन्स क्या होगा? टैक्सोनॉमी मीन्स हो जाएगा वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत एवं विधियों के अध्ययन को ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अथवा जीव की पहचान, नामकरण, वर्गीकी कहते हैं। अथवा जीव की पहचान करना, उसका नामकरण करना, वर्गीकरण करना आदि वर्गीकी कहलाते हैं, टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। वर्गीय शब्द डी कंडोले ने दिया था। आगे बढ़िए। वर्गीकरण विज्ञान, सिस्टमैटिक्स। इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण विज्ञान में क्या होता है? इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार, विधि, विविधता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। अगला हेडिंग, अगला टॉपिक, सिस्टमैटिक्स वर्ड लैटिन शब्द सिस्टोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था से होता है। दूसरा, सिस्टमैटिक शब्द वर्ड का प्रयोग कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक के टाइटल का नाम सिस्टोमा नेचर रखा था। सिस्टमैटिक वर्ड का प्रयोग कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने अपनी पुस्तक का टाइटल का नाम सिस्टोमा नेचर रखा था। आगे बढ़िए, एक नोट्स बनाते जाइएगा धीरे धीरे इसको। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत, पहला हमारा क्या है? यानी टैक्सोनॉमिक सिस्टमैटिक्स का मौलिक सिद्धांत कौन से हैं? पहला है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इसमें जीवों के लक्षण क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन से आप जानते ही हो कि आइडेंटिफिकेशन मतलब होता क्या है। इसमें जीवों के लक्षण गुणों के अनुसार उनका पहचान करते हैं, ताकि उनको उसी वर्ग में रखा जा सके। पहचान करेंगे तभी तो किस वर्ग में रखेंगे, तभी पहचान रख सकते हैं। वर्गीकरण के अनुसार हम किसी जीव का सही नाम, सही स्थिति को चुनने की पहचान कहलाता है। किसी जीव के पहचान हेतु उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, छोटी छोटी बातें इसमें हैं। पहचान के लिए जीव की आकारिकी एवं शारीरिकी का मदद लेते हैं। सेकंड, नामकरण, नॉमनिंग या नॉमनिकल्चर। किसी जीव को एक विशेष नाम दिया जाए जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए। इस पद्धति को या इस नियम को ही हम नॉमनिक्लेचर करते हैं। हर एक किसी को नाम रखा जाए, नहीं तो गांव में किसी चीज़ का, देखिए हर चीज़ का नाम अलग अलग होता है, लेकिन एक पार्टिकुलर ऐसा नाम बनाया जो पूरे विश्व में इसी नाम से जाना जाता है। जैसे पहला है मैंगो, इसको सभी जगह मैंगो के नाम से ही, यानी आम के यानी मैंगो के नाम से ही मैंगो को, जैसे क्या नाम आ जाता है, कहते हैं इसको मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका। ये पूरे वर्ल्ड में इसी नाम से ही जाना जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से। मटर को पाइसम सटाइवम, ये इसका बॉटनिकल नेम है, ये जो पूरे विश्व में इसी नाम से इसको जाना जाता है। हर जगह अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पौधों का नामकरण, वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनिकल्चर के आधार पर करते हैं। पौधों का नामकरण वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनिकल्चर के आधार पर करते हैं। जंतु का नामकरण जंतु नाम
जंतु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिकल्चर के आधार पर करते हैं। यानी बॉटनी का ICVN और जूलॉजी का ICZN, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय नियमावली ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिकल्चर के आधार पर करते हैं। ठीक, आगे वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम्स। दूसरा, द्विनामीकरण पद्धति। द्विनामकरण पद्धति बॉटनिकल नेमिकल्चर। द्विनामकरण पद्धति सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वीडन ने। वनस्पति वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने दिया था। द्विनामकरण पद्धति सर्वप्रथम स्वीडन के द्विनामकरण पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग स्वीडन के वनस्पति वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक, द्विनामकरण पद्धति का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचुरा या सिस्टोमा नेचुरी में किया था। किस में किया था? सिस्टोमा नेचुरी में किया था। इसको हमने आगे बताया है। इस पद्धति में प्रत्येक जीव के 2 शब्द वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इसमें पहला शब्द जीव के वंश का नाम यानी जेनेरिक नेम होता है, वह दूसरा शब्द उसकी जात यानी स्पेसिफिक नेम प्रदर्शित करते हैं। द्विनाम पद्धति में 2 नाम दिया जाता है। पहला नाम जेनेरिक नेम और सेकंड नेम जो दिया जाता है स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। हमें हमेशा वंश नाम में प्रजात जात नाम में पहले लिखते हैं। इसमें हमेशा वंश नाम को प्रजात नाम या जात नाम से पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सामान्य नाम बाघ का, इसका हो गया वैज्ञानिक नाम होगा पैंथेरा टाइगरिस, शेर का हो जाएगा पैंथेरा, और तेंदुए का हो जाएगा पैंथेरा पॉर्डस या पोर्डस। आगे पढ़िए, द्विनामकरण पद्धति के नियम क्या हैं? रूल ऑफ बॉटनिकल नेमिकल्चर। क्या क्या नियम है देखिए। इसमें क्या करते हैं? इसमें जीव नाम को प्रायः लैटिन भाषा में लिखे होते हैं जिन्हें तिरछे अक्षरों यानी इटैलिक में लिखते हैं। जैविक नाम को प्रायः लैटिन भाषा में लिखते हैं जिन्हें तिरछे अक्षरों में इटैलिक लिखते हैं। सेकंड, जैविक नाम में पहला शब्द वंश का नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। वैज्ञानिक नाम को जब टाइप करते हैं तो इसमें इटैलिक में लिखा जाता है और जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। ये कुछ रूल हैं इसके द्विनाम पद्धति के। आगे, पहला अक्षर वंश का नाम बताता है, बड़े अक्षर से शुरू करते हैं, जबकि दूसरा जात का संकेत करता है, इसे हमेशा छोटे अक्षर से शुरू करते हैं। यानी में क्या करते हैं, इसमें पहला वंश जो अक्षर होता है उसके वंश का नाम बताता है जो कि हम बड़े अक्षर से लिखते हैं, और दूसरा नाम इसके जात को संकेत करता है जिसको हम छोटे लेटर में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आम, जैसे इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा में एम जो है कैपिटल लेटर में है और इंडिका स्मॉल लेटर में। यही बताया गया है इसमें कि पहला लेटर हम कैपिटल में और लास्ट वाला नेम हम स्मॉल में लिखेंगे। कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, पूछता भी है एग्जाम में। सामान्य नाम जैसे मानव का ह्यूमन का हो जाएगा होमोसेपियंस, कबूतर का हो जाएगा कोलंबा लीबिया, तुलसी का हो जाएगा ओसियम सेक्टम, पाई का हो जाएगा मटर का हो जाएगा पाइसम सटाइवम। ये नोट कर लीजिएगा नाम। आगे पढ़ते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पौधों व जंतुओं को विभिन्न श्रेणी में बांटते हैं। जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पौधों व जंतुओं को विभिन्न श्रेणी में बांटते हैं या जीवों को वर्गों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। पहला, जात या प्रजाति, स्पीशीज। जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है उसे जात या प्रजाति कहते हैं। जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है उसे हम जात या प्रजाति कहते हैं। जैसे लियो में सभी शेरों को रखा गया, टाइगेरिस जात में सभी बाघों को रखा गया। आगे अगला सेकंड है वंश, इसे इंग्लिश में कहते हैं जीनस। वंश में एक से अधिक जात होते हैं, जैसे पैंथेरा
पैंथेरा में 3 जात लियो, स्ट्रेगरिस और प्रोडस रखा जाता है। सोलेनम में आलू, टमाटर, बैगन यानी जिसमें वंश में एक से अधिक जात रखे जाते हैं और ये जात में विशेष जो उसमें समानता रखते हैं सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है। अगला तीसरा फैमिली, कुल में संबंधित वंश आते हैं। जैसे कुल में संबंधित वंश आते हैं जैसे सोलेनेसी में सोलेनम पिटूनिया धतूरा वंश में रखा गया। कोलिडी कुल में पैंथेरा फेलिस को रखा गया है। पैंथेरा में जैसे बाघ, शेर, चीता आ जाएंगे, फेलिस में बिल्ली आ जाएगी। वंश जात की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। वंश जो होता है जात की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। गण यानी आर्डर, एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। क्या होता है? एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। पोलीमोनियल्स गण में सोलनेसी तथा कोनबोल ब्यूलेसी कुल आते हैं, ये पादप के हैं। और प्राणी में कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुल को रखा गया है। अगला वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। एक वर्ग में एक से अधिक गण आते हैं। जैसे प्राइटेमा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा लिबर्न आते हैं और कार्निवोरा गण में बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं। को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इन सबको किस में रखा गया? मैमेलिया वर्ग में रखा गया। अगला संघ, फाइलम शुद्ध जंतु के लिए प्रयोग करते हैं तथा डिवीजन शब्द पौधों के लिए प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फाइलम शब्द जंतु के लिए प्रयोग करते हैं और डिवीजन शब्द किसके लिए? पौधों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसा कि पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर इसमें कार्डेटा संघ में रखा गया है। ठीक, अब अगला जाइए, किंगडम यानी जगत। किंगडम में एक से अधिक संघ आते हैं। सभी 5 किंगडम बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? सभी पाँच किंगडम बनाए गए। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा कवक, पादप, जंतु। एक जगत में एक से अधिक संघ आते हैं। जैसे जंतु में 11 संघ आते हैं और पौधों में 5 संघ आते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। ये थोड़ा सा पोर्शन थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझ के पढ़िएगा इसको, नोट्स बना के बढ़िया से एक बार वीडियो और रिप्ले करके देख लीजिए। आगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पे अब तक 1.7 से 1.8 मिलियन जातियाँ खोजी जा गई हैं, जिसमें से 70% जंतु और 22% पादप व 7% सूक्ष्म जीव हैं। जंतु 70% कीड़े मकोड़े आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। सब आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ माना जाता है। पूरे विश्व में 12 मेगाविधियाँ देश में हैं। मेगाविविधता जीवों को सबसे अधिक जातियाँ होती है। भारत में पौधों की कुल जातियाँ 45,000 से अधिक है एवं जंतुओं की संख्या इसकी दुगनी है। ये जैव विविधता के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे। अगला हेडिंग हमारा है जीवों के अध्ययन के लिए साधन। पहला है संग्रहालय यानी म्यूजियम। संग्रहालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जीवों को मृत करके सुखा कर रखा जाता है। पहला हमारा जीवों के अध्ययन के लिए साधन पहला है म्यूजियम। म्यूजियम के बारे में जानते हैं, जिसमें ऐसे जीव जो बहुत पुराने हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। संग्रहालय में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवों को मृत करके सुखा कर रखा जाता है। आगे संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। पौधों तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकल करके मारने के बाद डिब्बे में लगाकर रखा जाता है। बड़े प्राणी, पक्षी या स्तनधारी को प्रायः परिरक्षित घोल में डालकर जारों में भरकर परिरक्षित करते हैं। ये सब लैब में आपको मिलेंगे सारे सामान।
संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। ठीक। प्रमुख संग्रहालय का नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली में है, प्रिंसेस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जू। प्राणी उपवन एक ऐसा स्थान होता है जहां हम जीवित जीवों को रखते हैं। प्राणी उपवन में विभिन्न प्रकार के प्राणी उपलब्ध होते हैं। आहार, प्रकृति एवं व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्रकृति आवासों वाली परिस्थितियों में रखा जाता है और इसी उद्यान को चिड़ियाघर यानी जू कहते हैं। अगला हेडिंग है कुंजी। अगला टॉपिक है कुंजी अथवा चाबी। कुंजी हमें जीवों को पहचान में मदद करता है। यह समानता एवं असमानता पर आधारित होता है। इसके दो विकल्प होते हैं कुंजी के, यस या नो, यानी हाँ या नहीं, जैसे कि जीव का शरीर सूखा है या नहीं। आगे, यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर पौधों तथा प्राणियों के पहचान में लिया जाता है। विपरीत लक्षणों को प्रायः जोड़ों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर रखा जाता है। जो विपरीत लक्षण होते हैं। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने में मदद करता है। इसमें एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। दूसरा, कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जात के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आगे, फ्लोरा। फ्लोरा किसी पौधे के आवास और उसके लक्षणों के बारे में बताता है। क्या बताता है? फ्लोरा जो है किसी पौधे के आवास और उसके लक्षण के बारे में बताता है। अगला हेडिंग हमारा है वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। इस वनस्पति उद्यान में जीवित पौधों का संग्रह होता है। इसमें पौधों की स्पीशीज को पहचान करने के लिए उगाया जाता है। दूसरा, इसमें प्रत्येक पौधे पर एक लेबल लगाया जाता है और जिसमें वैज्ञानिक नाम तथा उस कुल का नाम लिखा जाता है। ठीक। ये अगला हेडिंग है प्रसिद्ध वनस्पतिक उद्यान। पहला है क्या है? बॉटनिकल गार्डन क्यू ऑफ इंग्लैंड। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये सब वन लाइनर पूछ लेता है। लास्ट हेडिंग है हार्बेरियम। इसमें वनस्पति संग्रहालय में पौधों को एकत्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परीक्षित करते हैं ताकि भविष्य में इसका अध्ययन किया जाए। हर्बेरियम बनाए होंगे आप, कक्षा 8, 9, 10 में बनाया जाता है सब। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा होता है जिस पर पौधों को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल तथा एकत्र करने वाले का नाम लिखा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इस तरह से हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे के चैप्टर कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल इसरार स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स।